जब देश के सबसे सुरक्षित ऑफिस बन गए जासूसी के अड्डे। सोचिए, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे सबसे सुरक्षित जगहों पर जासूस घुसपैठ कर लें तो क्या होगा। यह कहानी है उस जासूसी कांड की जिसने देश के सबसे गुप्त दस्तावेजों को दुश्मनों तक पहुंचा दिया। कैसे हुआ यह कांड, कौन था मास्टरमाइंड और क्या इसका खुलासा करने में बहुत देर हो गई थी। जानिए उस साजिश की सच्चाई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस की रौनक भरी गलियों में एक साधारण सी फोटोकॉपी शॉप थी जिसे सुभाष शर्मा नाम का व्यक्ति चलाता था। सुभाष अपने इलाके में मशहूर थे क्योंकि उनकी शॉप पर काम सही और सस्ता होता था। उनका एक दोस्त था वेद प्रकाश शर्मा, जो असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में अधिकारी था। वेद प्रकाश शाम को कभी कभी सुभाष की दुकान पर आते, चाय पीते और गप्पे मारते। एक शाम वेद प्रकाश हमेशा की तरह दुकान पर बैठे थे। उनके सामने एक प्रिंटर लगातार दस्तावेज निकाल रहा था। इसी दौरान उनकी नजर अचानक प्रिंटर से निकले एक पेपर पर पड़ी। उनकी आंखें चौंक गईं। उस पेपर पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। यह IB की रिपोर्ट थी, वही विभाग जिसमें वेद प्रकाश काम करते थे। ऐसी चीजें कभी बाहर किसी फोटोकॉपी शॉप पर प्रिंट आउट या कॉपी के लिए लाई ही नहीं जा सकती। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार इस शॉप पर आते जाते रहे। कुछ दिनों बाद वेद प्रकाश की नजर एक और कागज पर पड़ी। इस बार वह डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कागज थे। फोटोकॉपी करवाने वाला व्यक्ति एक प्यून था। उनका शक अब यकीन में बदल गया। उन्होंने चुपके से उन कागजों में से एक कॉपी अपनी जेब में रख ली। उसके जाने के बाद जब उन्होंने वह प्रिंट आउट पढ़ा तो हैरान रह गए। यह प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का गोपनीय दस्तावेज था। वेद प्रकाश ने तुरंत अपने बॉस से संपर्क किया और पूरी बात बताई। IB ने उन दस्तावेजों के फोटोकॉपी कराने वाले व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि वह रोजाना हेली रोड पर एक बिल्डिंग में जाता है। उस बिल्डिंग की छानबीन करने पर पता चला कि यह एक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कंपनी का दफ्तर था। वेद प्रकाश शर्मा अपनी टीम को तैयार करते हैं और अचानक रात के करीब 11 बजे उस बिल्डिंग के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने पर वेद प्रकाश ने देखा कि अंदर 2 लोग टेबल पर शराब पी रहे थे। टेबल पर एक ब्रीफकेस खुला पड़ा था जिसमें कई कागज रखे थे। उन्होंने एक कागज उठाया और देखा तो उनकी सांसें थम गईं। वह दस्तावेज 1.5 घंटे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग के नोट्स थे। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह एक बड़ा जासूसी कांड है। उन दोनों से कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे। पूरी रात उस दफ्तर की तलाशी ली गई। अगले दिन तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। छापों का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक जगह तलाशी ली गई और करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच एक अंग्रेजी अखबार ने इस खबर को छाप दिया। इसके बाद खुलासा हुआ कि यह जासूसी कांड 3 विदेशी एम्बेसडर से जुड़ा है। 3 देश, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी, इस जासूसी में शामिल थे। इन देशों के एम्बेसडर्स कहा गया कि आप पहली फ्लाइट लीजिए और भारत छोड़ के निकल जाइए। अब इन 3 देशों के साथ रिश्तों में अचानक कड़वाहट आ गई। लेकिन जो असली खबर इस जासूसी की थी वह अभी सामने आना बाकी थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस जासूसी कांड का मास्टरमाइंड कुमार नारायण नाम का व्यक्ति था। कुमार का अतीत उतना ही दिलचस्प था जितना उसका अपराध। केरल के हरे भरे गांव में एक सीधा साधा नौजवान रहता था जिसका नाम था कुमार नारायण। गांव के साधारण माहौल में पला बढ़ा कुमार बचपन से ही अनुशासन और मेहनत को महत्व देता था। उसकी सादगी और कर्मठता ने उसे हर किसी का चहेता बना दिया था। लेकिन किसे पता था कि यही कुमार नारायण एक दिन ऐसी कहानी का हिस्सा बनेगा जिसे लोग सालों तक याद करेंगे। आजादी के बाद कुमार दिल्ली चला आया। वहाँ उसे रक्षा मंत्रालय में बतौर स्टेनोग्राफर नौकरी मिली। कुछ सालों तक वहाँ काम करने के बाद उसकी काबिलियत के चलते उसका तबादला वित्त मंत्रालय में हो गया। समय बीतता गया और उसने अलग अलग मंत्रालयों में काम करना शुरू किया। उस जमाने में ज्यादातर काम टाइपिंग के जरिए होता था। हर बैठक के नोट्स, हर महत्वपूर्ण दस्तावेज, सब कुछ टाइप करना पड़ता और यह काम आसान नहीं था। स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट को पूरी तरह ईमानदार और भरोसेमंद होना पड़ता था। सरकार की अहम से अहम योजनाएं उनके कंधों पर होती थीं। अगर कोई गड़बड़ी हो जाती तो देश को बड़ा नुकसान हो सकता था। कुमार इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता था। उसकी उंगलियां टाइपराइटर पर बिजली की तरह चलती और उसके कान एक एक शब्द को ध्यान से सुनते। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन तक हर जगह उसकी मेहनत और काबिलियत की सराहना होती। धीरे धीरे उसके मन में लालच ने जगह बनानी शुरू कर दी। उसने देखा कि जिन फाइलों पर वह काम करता था उनमें देश की सुरक्षा, वित्तीय योजनाओं और बड़े बड़े रहस्यों की बातें थीं। अगर इन दस्तावेजों को बेच दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में जानकारी को बाहर भेजना शुरू किया। अब कुमार की जिंदगी दोहरी हो चुकी थी। दिन में वह ईमानदार कर्मचारी की तरह काम करता और रात में गुप्त एजेंटों से डील करता। लेकिन हर बार जब वह किसी गोपनीय जानकारी को बाहर भेजता तो उसे अंदर ही अंदर डर सताता। कुमार नारायण ने अचानक बिना किसी को बताए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। कुछ ही महीनों बाद उसने मुंबई का रुख किया और वहां SLM माणिकलाल नाम की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी कर ली। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी। मुंबई की चकाचौंध
चौंध में कदम रखते ही कुमार ने अपने पुराने संपर्कों को बुलाने की योजना बनाई। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में काम करते हुए उसने कई ऊंचे ओहदों पर बैठे अफसरों से दोस्ती कर ली थी। इन दोस्तों को वह अब मुंबई बुलाने लगा। महंगी पार्टियों का आयोजन करना, ऊंचे ब्रांड की शराब पिलाना और नामचीन दुकानों से शॉपिंग कराना, ये सब उसकी पार्टियों का हिस्सा बन गए। त्योहारों पर वह गाड़ियों में मिठाइयां और महंगे गिफ्ट भिजवाता। हर किसी को लगता कि कुमार एक अच्छा और दरियादिल इंसान है, लेकिन असल में वह एक खतरनाक खेल की बुनियाद रख रहा था। इन महफिलों में शुरू में बातें सिर्फ गपशप तक सीमित थीं। अफसर अपने मंत्रालयों के किस्से सुनाते और कुमार ध्यान से हर बात सुनता। धीरे धीरे शराब का सुरूर चढ़ता और लोगों की जुबान के ताले टूटने लगते। कुमार, तुम जानते हो कश्मीर में सरकार क्या प्लान कर रही है? अरे असम की रिपोर्ट सुनोगे, बड़ा दिलचस्प मामला है। कुमार के चेहरे पर हर बार एक मुस्कान होती। वह उन्हें ध्यान से सुनता और जब मौका मिलता तो कहता, अगर ये बातें इतनी दिलचस्प हैं तो इन्हें लिख कर क्यों नहीं लाते? पढ़ने में और भी मजा आएगा। धीरे धीरे वे अफसर दस्तावेज भी लाने लगे। यह कागज जो किसी भी देश के लिए जान से ज्यादा अहम थे, अब कुमार की महफिलों का हिस्सा बन गए। जब महफिल खत्म होती तो कुमार अपने भरोसेमंद आदमी को इशारा करता, ये फाइल ले जाओ और फौरन इसकी फोटोकॉपी करवा लाओ। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। 25 साल तक कुमार ने एक के बाद एक गोपनीय दस्तावेज इकट्ठा किए। ये फाइलें देश की सुरक्षा, वित्तीय नीतियों और खुफिया ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट से भरी होती। कुमार के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी था फ्रांस। फ्रांस की खुफिया एजेंसियां, खासकर उनके राजनयिक, उससे गोपनीय दस्तावेज खरीदते। फ्रांस के एम्बेसडर ने खुद को कुमार का सबसे बड़ा क्लाइंट बना लिया था। कुमार नारायण का खेल अब और भी बड़ा हो चुका था। वह अकेला नहीं था। उसकी काली दुनिया का हिस्सा बनने वाले कई और चेहरे थे, जिनकी जड़ें सत्ता के गलियारों तक फैली हुई थीं। इन चेहरों में सबसे चौंकाने वाला नाम था एस. शंकरन। एस्टर शंकरन राष्ट्रपति भवन के मीडिया एडवाइजर त्रिलोचन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी 20 साल तक राष्ट्रपति भवन की छाया में काम करते रहे। कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि उनका सीधा चेहरा देश के सबसे खतरनाक राज का हिस्सा है, पर सच्चाई यह थी कि शंकरन ये कुमार नारायण के सबसे भरोसेमंद सूत्रों में से एक थे। शंकरन के जरिए कुमार को देश की डिफेंस प्लानिंग की हर जानकारी मिलती रही। हमारी सेना के भविष्य की योजनाएं, किन देशों से हथियार खरीदे जाएंगे, कौन से जंगी जहाजों की डील होने वाली है, यहाँ तक कि डिफेंस एयरक्राफ्ट खरीदने के फैसले तक, सब कुछ कुमार के हाथ में था। डिफेंस दस्तावेजों तक सीमित नहीं, कुमार ने विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को भी बेचना शुरू किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, किस देश से कैसे रिश्ते बनाने हैं, रॉ और IB की रिपोर्ट्स, रॉ की खुफिया जानकारी, IB की इंटरनल रिपोर्ट्स, और यहाँ तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी रणनीतियों से जुड़े दस्तावेज भी अब कुमार के हाथों बिकने लगे थे। यह खेल 25 साल तक चलता रहा। साल 2002 में दिल्ली की अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया। इस जासूसी कांड में 13 लोगों को दोषी पाया गया है। माणिकलाल कंपनी के मालिक योगेश को 14 साल की सजा दी जाती है। 12 सरकारी अफसरों को, जिनमें शंकरन और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हैं, 12 साल की सजा दी जाती है। लेकिन इस फैसले से पहले ही मार्च 2000 में कुमार नारायण की बीमारी से मौत हो गई। वह अपनी सजा से बच निकला, लेकिन उसके अपराध का बोझ हमेशा उसके नाम के साथ रहेगा। इस जासूसी कांड ने देश को हर स्तर पर नुकसान पहुंचाया। हमारे डिफेंस प्लान्स, भविष्य की योजनाएं और विदेश नीति की गुप्त जानकारियां बिक चुकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। कई महत्वपूर्ण समझौते और डील्स रद्द करनी पड़ी। फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों के साथ रिश्तों में खटास आ गई। हालात इतने बिगड़े कि इन देशों से नए सिरे से बातचीत करनी पड़ी। धीरे धीरे चीजें सामान्य हुई, लेकिन इस कांड की काली छाया हमेशा देश के इतिहास पर बनी रही। यह जासूसी कांड केवल एक अपराध नहीं था, यह देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा हमला था। आज भी इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में गिना जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।